तो कौन जाना चाह रहा था? कौन कहता मैं खाना नहीं खाया हुआ? हमजा सिर्फ हमजा उसको खाना खाए आप 4 बजे तक खाना खा के वापस आओ। सर मैं भी आया तो 4 बजे वापस आ। ठीक है तुम्हारा सर, क्या काम है मोहम्मद हमजा? एक छोटा सा काम है सर, ये स्लान छुड़ा के लाना, बस 4 बजे बंद हो जाएगा वो। अच्छा चलो जाओ। मैं आते सर। हम्म। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे थे 4th चैप्टर, और हम लोग पढ़ रहे थे 4th चैप्टर के अंदर कि जी के 4.4 तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम ख़त्म कर लें। Using requirement document of ambiguity, completeness, traceability, 4.6 से पहले पहले ख़त्म करना है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट ओके नहीं नहीं, क्या इससे पहले 4.5 से पहले ख़त्म कर लें। क्वालिटी क्राइटेरिया बाद में कर लेंगे, क्वालिटी से पहले वाला काम कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ओके सर देखते हैं, मैंने एक सेशन और करना है तो इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो एस्टैब्लिश का मतलब ये है कि वो चीजें जो आप लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोगों की, एस्टैब्लिश हो चुकी हैं चीजें यहाँ पे। और वर्कआउट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, तो आपने जो डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है आप लोगों को, जिसमें आपने लेट्स सपोज उनके कोई टेस्ट केस बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, आपने उनके यूज केस बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, आपने रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज कर दिया है, कंप्लीट हो गई हैं, इनकम्प्लीट हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जिसमें कहता है जी अमंग दिस इंफॉर्मेशन आर फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरव्यूज। प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरव्यूज, आपने कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए इंटरव्यूज करने के लिए। एंड रिपोर्ट्स वैलिडेशन क्या है, एग्रीमेंट एक्टिविटीज क्या की आप लोगों ने, लोगों के साथ रिक्वायरमेंट्स दिखाए, आपने उनसे एग्री करवाया कि हाँ जी आप लोग मानते हैं ये रिक्वायरमेंट्स जो हमने लिस्ट की हैं ठीक हैं। कुछ चेंज रिक्वेस्ट है तो वो लिखी जाती है कि जी अब से इसमें फलां चीज हमने चेंज की, तो जब चेंजेस आती हैं तो वर्जन चेंज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1.0 वर्जन है जो आपने लिखा, जब उसमें कोई चेंज आई तो 1.1 हो गया। माइनर चेंजेस आती हैं, मेजर चेंजेस आती हैं। मेजर चेंज आ जाए कि जी इसको पूरा इस तरह कर दो, तो फिर आप उसका वर्जन 2 कर देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में 8वें चैप्टर में। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है। though it is to document the requirements for the system is in a suitable manner, तो suitable manner मतलब है कि किसी एक स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग भी किताब जब उठाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जी चैप्टर्स के टॉपिक्स के नाम होते हैं 1.1 4 1.2 1.1.1 इस तरह करके लिखे होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रक्चर के अंदर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफिंग। अगर आप चीज को डिस्कस करें तो उसमें जो पैराग्राफ बनाए हैं आपने, वो पैराग्राफ कितने बड़े होने चाहिए। देखें यहाँ पे, ये बुक इज वेरी वेरी गुड फॉर वेरी लाइक आई आइडियलाइज दिस पार्ट की, जिस किताब में पैराग्राफिंग किस तरह। ये देखें, एक तो 4-5 लाइनों की पैराग्राफ्स बने हुए हैं, ये देखें, यस सर ठीक है, ये देखें 4-5 लाइनों के पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आपने भी नोट किया तो इसमें ना कुछ जगहों पे ये इस किताब में तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी दिखाऊं, हार्ड कॉपी दिखाऊं ना, तो हार्ड कॉपी में इसके जो लेफ्ट राइट कॉलम है उस साइड पे भी ना कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, इसमें नहीं दी हुई। क्यों दी हुई, पता नहीं क्यों दी हुई। चलो बॉक्सेस में जो बनी होती है पैराग्राफ्स की बेसिकली समरी की हुई होती है। हाँ हाँ जैसे ये पैराग्राफ है ना, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डिजाइन, तो इसके इस वो थोड़ी सी लाइनों में बताया होता है सर। हाँ, वो छोटा सा बॉक्स बना के ना उन्होंने एक चीज को एक्सप्लेन किया होता है।
लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर आपको ड्रॉ कर दूं ऐसे ना, यहाँ पे ना कुछ इंफॉर्मेशन यस डालनी सर। थी कि ये लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट डिजाइन लिखा हुआ है, जैसे ना लिखा हुआ है कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ लिखा होगा इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर्स, एक लाइन लिखी होगी। यस सर। तो वो समरी की भी होती है उन्होंने हर पैराग्राफ के साथ ना, कि इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में क्या समरी है, इस तरह की, तो मतलब instead of reading the whole document, the whole paragraph, to understand हो इसमें क्या जाता है, है। you can just read the summary of the paragraph, यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बात कर रहा यस सर। है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग स्टाइल्स हैं और टेक्निक्स हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग या रीडेबिलिटी का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को अखबार की तरह पूरा पकड़ा दूं और आप लोगों को जो पढ़ो बैठ के, तो आप लोग कहेंगे ये कौन पढ़ेगा। लेकिन अगर छोटे छोटे पैराग्राफ बना के दूंगा ना, 4-4 5 5 लाइनों की, तो आप लोग कहेंगे चलो यार 4 लाइनें ये पढ़ तो लें, 4 लाइनों में क्या लिखा है, तो ईजी हो जाता है 4 लाइनें पढ़ना, यू नो। ये और बात है कि इस बुक के अंदर जो आपका ऑथर है, जब वो अंग्रेजी लिखता है तो वो अंग्रेजी काफी टेढ़े तरीके से लिखता है, क्योंकि वो तो माहिर गोरा है, अंग्रेजी लिखने का माहिर है वो। तो उन्होंने जो अंग्रेजी लिखी है उसमें काफी चीजें जो हैं वो आपकी समझ से ऊपर से गुजर जाएंगी। तो मैं आगे आप लोगों को चौथे चैप्टर के बाद जो है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा मुश्किल आ जाती है, मैं आप लोगों को स्लाइड्स दूंगा 5th चैप्टर ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो वो स्लाइड्स में जो चीज लिखी होगी वो फिर आसान हो गई है, ठीक है। क्योंकि मैं जिसको जब बैठ कर पढ़ रहा था तो मुझे 2-2 3 3 दफा पढ़ना पड़ता था कि ये बंदा क्या किस बारे में क्या बात कर रहा है, तो वो काफी गोल गोल घुमा के उसने बातें की हुई थी चीजों के बारे में, तो वो फिर मैंने समझ के उनको फिर मैंने आसान अंग्रेजी में, हमारी पाकिस्तानी अंग्रेजी में लिखा, तो फिर होपफुली के वो आप लोगों को समझ आ जाए इसी। इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट डिजाइन की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि आपने डॉक्यूमेंट बनाना किस तरह का है ना। बात तो ये ना कि मैं आपसे कहता हूँ जी रिक्वायरमेंट्स में डॉक्यूमेंट बना के लेकर आओ, तो आप कहेंगे जी डॉक्यूमेंट होता कैसा है, कैसे बनाया जाता है, ये सवाल है ना। यस सर। इलिस्ट्रेशन की तो हमने बात के लिए कि आपने लोगों से जाके पूछ के आपने एक रिक्वायरमेंट को लिखना है। हम्म। अच्छा, रिक्वायरमेंट को जो लिखी जाती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स को जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने स्प्रेडशीट खोली थी ना, स्प्रेडशीट जिस तरह हमारे पास होती है, इस तरह स्प्रेडशीट्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स को ना हम लोग रिक्वायरमेंट्स इस तरह करते हैं, रिक्वायरमेंट्स आईडी दे देते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको, रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, फिर 5 होती है, फिर 6 होती है, 7 8 9, फिर इस तरह चलती है, ठीक है। फिर उसमें आप लोग रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो होती है रिक्वायरमेंट का टाइटल होता है, फिर उसमें जो चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन होती है। ये 3 चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कि ये यस रिक्वायरमेंट सर। के बारे में डिस्कस करिए, इसका टाइटल वगैरह क्या है, ठीक है। समझ आइए आपको। यस। तो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसमें ये चीज़ें इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट्स, सब्र करो जरा, मैं आप लोगों को इसमें गलती ना कर रहा हूँ, फिर तुम लोग बाद में कहोगे सर ये पहले आपने कुछ और बताया था, आप कुछ और बता रहे हैं, ये ना हो जाए। 1 मिनट तो मुझे जो सेकंड पार्ट है ना टाइटल वाला, वो जरा मैं करेक्ट कर लूँ। डिस्क्रिप्शन तो मुझे पता है, डिस्क्रिप्शन होती है, सेकंड में एक चीज होती है उसका टाइटल होता है या नेम होता है, ठीक है, नेम होता है, नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है मेरा आप लोगों को, यस सर। इसके अंदर जो चीज है इम्पोर्टेंट, वो जो टाइटल दिया है वो टाइटल बेसिकली नाम होता है, ठीक है, एक ही बात है, टाइटल कह लें नेम कह लें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम डाल देते हैं, नेम ऑफ द रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर इसमें कुछ चीजें और भी आती हैं, तो इस तरह आप रिक्वायरमेंट्स लिखते जाते हैं, ठीक है, अपने पास ऐड करते जाते हैं। तो मैंने आपको इस तरह पहले बताया कि रिक्वायरमेंट आपके पास 1 या 2 नहीं होती है, रिक्वायरमेंट्स आपके पास हजारों में होती हैं।
लोग बातें इतनी करते हैं, क्या करें। एक डालते हैं, वापस आते हैं किताब पे। तो हम लोग बात कर रहे थे जी, वापस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको डॉक्यूमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन में हमने काफ़ी बड़ी चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है। फॉर्मल डिपिक्शन है, फॉर्मल लेस फॉर्मल, ठीक है। मोर और लेस फॉर्मल डिपिक्शन होती है इसकी, जिसको जो लिखा जाता है वो फॉर्मल लिखा जाता है ताकि जो अगला बंदा पढ़ रहा हो उसको समझ आ सके, आसानी हो सके। ईज ऑफ कम्युनिकेशन between stakeholders and increases the quality of the document requirements। so ये जो स्टैंडर्ड्स वगैरह आप लोग इस्तेमाल करेंगे, कुछ करेंगे, बाद में टेक्निक्स देखेंगे जिसमें आपको, इससे आपको पता चलेगा जी कि आप लोगों की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है और समझना आसान हो जाता है चीज़ों को। लेट इट बी अ नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये है जी कि आप लोग अपनी ज़ुबान अंग्रेजी हो गई या उर्दू हो गई, उसको इस्तेमाल करके जो है आप लोग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को लिखोगे अपने पास, ठीक है। आप लोग ज़्यादातर वैसे जो कम्युनिकेशन की जाती है, पीछे हमने डिस्कस की थी, कम्युनिकेशन की जाती है इंग्लिश में, ठीक है। ताकि अगर वही प्रोजेक्ट वगैरह आपने कहीं दूसरे बाहर की कंपनीज को भेजने हो, उनके साथ काम करना हो, तो आप लोगों की जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक कॉमन हो, तो इंग्लिश में ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन कर ली जाती है। और आप लोगों को इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा मिल भी जाती है। वैसे तो बहुत कम आपने देखा होगा मैनुअल जो है आप लोगों को उर्दू में मिल जाए, शायद पंखों वाले भी मेरे ख्याल में आजकल अंग्रेजी में ही लिख के देते हैं सब कुछ। तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि ये होने चाहिए अंग्रेजी वगैरह में, क्योंकि इसका अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ जो पढ़ने लिखने का रुझान है थोड़ा सा बढ़े। जो लोग मिडिल पास हैं वो मैट्रिक पास हों, एफएससी पास हों, तो अच्छी बात है। लोगों को पढ़ना आना चाहिए, लिटरेसी लेवल पाकिस्तान में बढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए हम लोगों का, आई थिंक, आई बिलीव। वरना अगर उसके अलावा जो आप लोग अपनी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो आप लोग उर्दू में भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। तो कहते हैं इन प्रिंसिपल एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे मैंने आपको पहले बताया, IEEE की भी है, होती है, ISO की भी होती है, और आप लोगों की अपनी कस्टमाइज भी हो सकती है, ठीक है। कंपनी जो खुद बना रही होती है अपनी कस्टमाइज किस्म की उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो कहते जी कि लेट इट बी नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन बाय मींस ऑफ प्रोज। तो नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये जी कि आप लोगों की जो लैंग्वेज, उर्दू अंग्रेजी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। जो आप लोग बोलते हैं आजकल उसको नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। मोर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, न्यूट्रल लैंग्वेज बेस्ड टेक्स्ट, मोर फॉर्मल टेक्निक सच एज स्टेट डायग्राम्स वगैरह उसके अंदर आप लोग डालें ताकि आप लोगों को चीज़ों के बारे में बेहतर समझा सकें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दे आर इम्पोर्टेंट, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हो? No, sir. सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंटेशन कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक का मतलब है कि जी एक तरीके के मुताबिक आप चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। सबसे पहला Okay. काम तुम्हारा, सबसे पहले चीज जो होती है हमारी वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारा सारा डॉक्यूमेंट बनता है रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर है। अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो डॉक्यूमेंट भी नहीं बन सकता। तो पहले डॉक्यूमेंट्स को, पहले रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है, जो मैंने तीसरे चैप्टर में आप लोगों को बताया। फिर जब वो लिस्ट होना शुरू हो जाएंगी आपके रिक्वायरमेंट्स, फिर उनके आगे आपको उनको डॉक्यूमेंट बना के उनको किसी फॉर्मेट में रखना है अपने पास ताकि एक डॉक्यूमेंट बन सके, ठीक है। उसमें फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि रिक्वायरमेंट लिखी थी तो उसमें चेंज आई कि नहीं आई, ठीक है। चेंजेस वगैरह को फिर आप लोग डॉक्यूमेंट करते हैं। उसके अलावा कोई फंक्शनैलिटीज आती हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स आते हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर आप अगर आप लोग वो करते हैं अपना कोई बिहेवियर एस्पेक्ट्स हैं वो आप लोग उसमें लिखते हैं। उसके अलावा आप लोग जो हैं डॉक्यूमेंट सेंट्रिक होता है वगैरह, इस तरह चीज़ें कि आपने ऑब्जर्वेशन टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की वो लिखी जाती हैं इनके अंदर। तो सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो आप डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। होती है नेशनल लैंग्वेज में सिस्टमैटिक मतलब है कि किसी एक तरीके से चलते हैं। चैप्टर में 1 लिखेंगे, फिर चैप्टर में 2 लिखेंगे, चैप्टर में 3 लिखेंगे, इस तरह करते जाएंगे। रीजन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, क्यों डॉक्यूमेंट करनी है हमने? हाँ जी फैज, पढ़ो या मुझे बताओ ये हम लोग क्यों डॉक्यूमेंट करें? व्हाई शुड वी डॉक्यूमेंट देम?
Why should we document them? Any उनको reason? डॉक्यूमेंट Documentation का reason क्या है? सर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होती है, आपके पास प्रूफ रहता है कि आपने जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ताकि आगे भी काम आती रहती हैं जो भी काम कर रहे हैं। I know what I'm saying. Documentation जिस तरह यहाँ पे बता रहा है ना आपको, यहाँ पे 3 चीजें बोलता है. Many people are trusted with the documentation. जब चीज लिखी हुई दिखाई जाती है तो लोग ज्यादा बेहतर मानते हैं रादर देन के मैं अभी तो से चीजें बोल दूं कि यार ये ऐसे करना, ये ऐसे पूछा था मैंने, ऐसे होता है. ठीक है, तो लिखत पढ़त में कुछ आता है तो लोग खुश होते हैं ज्यादा देख के. पहली चीज. दूसरी चीज कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन द सर डॉक्यूमेंटेशन हैज अ जूनियर्स गोल. आते हैं उनको भी डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. तो हमारे पास गोल और ओरिएंटेशन और सपोर्टिंग रोल के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन काम करती है. और सर रिवीजन के चांसेस भी फिर खत्म हो जाते हैं, मतलब क्योंकि वो फिर एज अ मतलब कह लें कि क्लाइंट ये नहीं हाँ क्लेम कर सकता कि हमें इस पे थोड़ी सी और भी चीज ऐड कर दो, हाँ तो वो एक हाँ. चीज क्लियर करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है एक किस्म का। वो बात ठीक है, लेकिन आपको मैं बात बताऊं कि जो स्टेक होल्डर होता है ना वो कभी भी किसी टाइम में भी कोई चीज चेंज करवा सकता है और आप उसको ना नहीं कर सकते. वो तो रेटिंग बेशक सर करवा सकते डॉक्यूमेंट्स मतलब अप्रूव भी करवा लिया उसके बाद भी। हाँ जी जी, बेशक अप्रूव करवा लिया हो, एग्री करवा लिया हो, साइन करवा लिया, उसके बाद वो कहेगा नहीं जी वो असल में ना डायरेक्टर साहब ने कहा है कि इसमें फलां चीज ऐड कर दें आप प्लीज, तो तुम क्या कहोगे? नहीं करता है? सर हम कहेंगे करेंगे मगर पैसे भी बढ़ाएंगे। ये बात भी है सर। नहीं नहीं, उससे कहो जी देखो हर चीज में पैसे नहीं मांग लिए थे, वो कंपनी लगेंगे तुम लोग क्या भूखे नंगे किस्म के लोग हर वक्त पैसे मांग लेते हो. उसे कहना टाइम हमें ज्यादा दें, इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी तो हमें टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे, तो दोबारा से तो मैं अपने सीनियर से पूछ के तो बताऊंगा आपको जी कि इसमें हमें टाइम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है कि नहीं है. तो आप हमें प्लीज टाइम जो है ना, तुम लोगों के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट वो टाइम है. समझ आ रही है? टाइम में आप चीज डिलीवर कर दें, यस सर। दैट इज योर गोल्ड मेडल. समझ आ गई? ओके। कंपनीज में बाद में लोग पूछते हैं जी आपने फलाना प्रोजेक्ट कितनी देर में करके दिया था, तो आप कहेंगे जी ये टाइमलाइन थी हमारी और इसमें हमने करके दिया, कंप्लीट करके दिया था. तो इससे आगे कंपनी की साख अच्छी होती है. यस। हम्म. सपोर्टिंग रोल, गोल ओरिएंटेड. मेन रीजन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आर एज फॉलोइंग. नंबर 1, पहली चीज क्या, सेंट्रल रोल फॉर ऑफ रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट्स ये जो कि डेवलप करेंगी आपका प्रोजेक्ट. सिस्टम डेवलप किससे होगा? रिक्वायरमेंट से होगा ना. यस सर। हम्म. तो रिक्वायरमेंट्स जिस मर्जी किस्म की होंगी वो इन्फ्लुएंस करेंगी आपकी डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन को, एनालिसिस को. टेस्ट केस बनाएंगे उसके अगेंस्ट. समझ आई? The quality of the requirements of the requirement document has a strong impact on the progress. अब requirements की क्वालिटी का मतलब है कि आपने कितनी अच्छी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, कितनी कंप्लीट लिखी हैं आपने, उसमें आपने हर एस्पेक्ट का ख्याल रखा है कि नहीं रखा है. अगर उसमें किसी का ख्याल नहीं रखा आपने और डेवलपर ने डेवलप कर दी है और बाद में आप उसको स्टेक होल्डर को दिखाते हैं और स्टेक होल्डर कहता है जी कि ये जो आपने रिक्वायरमेंट बनाई है इसमें फलां चीज कम रह गई है, तो वो आपकी गलती हो जाएगी. और आपको पता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन या आपके जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट में गलतियां कितनी निकली, आपके रिक्वायरमेंट्स में कितनी कमियां निकली, ये सारा चीज डिफाइन करती है आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को. आखिर में पढ़ेंगे हम इसको, मैंने कभी बता दूं, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट किस तरह डिफाइन होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी अच्छी लिखी हुई थी और आपका डॉक्यूमेंट कितना अच्छा बना होता है, उसमें गलतियां कितनी थी और रिक्वायरमेंट्स कितनी गलत आपने की और कितनी कम की आपने, और क्या चीज आपको बाद में ठीक करनी पड़ी. ये जो चीजें ठीक करनी पड़ती है ना, ये आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट को आपकी एज अ कंपनी उसका मार्केट से रेट कराती है. खैर एनीवे,
तो रिक्वायरमेंट्स आर द बेसिस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। तो हमें पता है जी कि हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे तो सिस्टम डेवलप करेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही वो है। The quality of requirement or of a requirement document has a strong impact on the progress of the project and therefore on its success. तो गलतियां करे जाओगे तो गलतियां ठीक करते रह जाओगे, बनाओगे कुछ नहीं। समझ आई? Yes. Legal relevance. Requirements have a legal relevance. इसका मतलब है कि जी requirements are legally binded for the contractor and the client. मतलब उसने आपको कहा ना 6 महीने में आप हमें करके देंगे, तो आप लोग पहले या तो निगोशिएट करें 6 महीने में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो यू फील लाइक, क्योंकि इसमें भी आप लोग पहले डिस्कस करते हो अपने डेवलपर्स वगैरह साथ बैठ के ना, अपने कंस्ट्रेंट भी देखने होते हैं ना आप लोगों को एज अ कंपनी के, मेरा डेवलपर छुट्टी तो नहीं जा रहा, या मेरा मेन डेवलपर जो है वो कहीं जंप ना मार जाए, कहीं और कंपनी में ना चला जाए और हम उसको 10,000 रुपये दे रहे हो, क्या बेटा 20,000 दोगे तो मैं रुकूंगा वरना मैं जा रहा हूँ। तो वो आपका मेन रिसोर्स है और आप कहेंगे नहीं कि जाओ, तो फिर तो आपका पूरा वो गया ना, समझिए आपका प्रोजेक्ट गया आपका हाथ से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी जब आप लोग लीगल बाइंडिंग करते हैं कि जी कि हमें जो है वो एक प्रोजेक्ट जो वो 6 महीने बना के देना, तो फिर आपने बना के देना है। कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाती हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स। उसमें systems are possesses thousands of requirements that in turn have complex interdependencies on multiple layers. अब interdependencies का मतलब ये है कि जी फलाना रिक्वायरमेंट का डाटा जो है वो रिटर्न हो रहा है फलाना रिक्वायरमेंट के अंदर, होता है ना डाटा एस्पेक्ट होता है ना इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कि फलाना डाटा जो फलाना जगह से डेटाबेस से वहां जाएगा, होता है ना, इस तरह के डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स ओके, डिपेंडेंसीज को ख्याल रखना पड़ता है जब आप लोग रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर रहे होते हैं या रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर रहे होते हैं, बस, और बाकी सब ठीक होता है। ठीक है, तो विदाउट स्टेबल डॉक्यूमेंटेशन कीपिंग ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन इन्वॉल्व। तो अगर आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो फिर उनको ये चीज का ख्याल रखना पड़ेगा जी कि आपकी जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं विद इन द रिक्वायरमेंट्स वो आप जो है वो हैंडल करें प्रॉपरली, ताकि ये ना हो ना कि मैं एक रिक्वायरमेंट में लेट्स सपोज सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स को चेंज करके फ्लोट कर देता हूँ, तो दूसरी जगह पे जो आगे कहीं पे आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो वहां पे जो है वो करेक्टर है ये ना वो चेंज ही ना करें आप, तो उनको चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें जिस तरह अगर आप देखेंगे हमारे पास ये जो बीच में ये जो मेरा डॉक्यूमेंट लगा आपको नजर आ रहा है, इसके बीच में भी आप देखोगे लिंक्स लगे होंगे, हाइपर लिंक्स लगे होंगे, है ना। तो वहां पे जहां जहां आपने उसको कनेक्टिविटी दी होती है वहां आपको हाइपरलिंक्स लगाने होते हैं, ताकि या उनको आप लोगों ने क्या होता है वो एक और चीज आती है हमारे पास जिसमें क्या कहते हैं आपकी जो कॉपी पेस्टिंग होती है ना, एक सेकेंड किधर गया, कॉपी पेस्टिंग होती है वो होती है लिंक्ड होती है, आप एक वैल्यू चेंज करते हैं तो दो जगह पे वैल्यू चेंज हो जाती है। टास्क जनरल किधर गया वो, हाँ ये देखिए, नजर आ रहा है आप लोगों को मेरी एक्सेल शीट नजर आ रही है? एक्सेल शीट नजर आ रही है? Yes sir, आ रही नजर। हाँ जी, मैं यहाँ पे फैज लिख रहा हूँ, 9 ठीक है, yes sir 5 मोहम्मद फाइज लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्या हो गया, कॉपी क्यों नहीं कर रहा, कॉपी किया, मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं इसको कहता हूँ जी पेस्ट कर दे, पेस्ट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एज सोर्स ऑफ फॉर्मेटिंग, सोर्स एंड फॉर्मेटिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दिया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना मोहम्मद फाइज गुल, तो यहाँ पे भी गुल होना चाहिए, यहाँ गुल क्यों नहीं हुआ,
पेस्ट, ट्रांसपोज फॉर्मेटिंग नहीं, वे वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा ना, गुल हटा दूंगा, तो यहाँ पे भी गुल हट जाना चाहिए। ये क्यों नहीं हट रहा, ये क्या बदतमीजी है। कॉपी पेस्ट, ये रहा लिंक, हाँ ये लिंक लगाना था, सॉरी। तो ये मिटा देते हैं, ये मैंने लिंक कर दिया इसके साथ, नजर आ रहा लिंक। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एम डाल दूंगा तो वहां पे एम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज हसन लिख दूंगा तो वहां हसन हो जाएगा, समझ आई। तो ये सब लिंक किए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, रिक्वायरमेंट्स। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। यस सर। तो ये लिंक कर दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, जब आप लोग रिक्वायरमेंट्स लिख रहे होते हैं वहां पे भी, ताकि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एसेसिबल हों इन्वॉल्व पार्टीज में, और उसमें कोई चेंजेस वगैरह की जाएं। कॉम्प्लेक्सिटीज में की बात की जा रही है, अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें डाटा एस्पेक्ट चेंज किए जा रहे हैं, तो जब चेंज किया जाए एस्पेक्ट, तो फिर वहां पे दूसरी तरफ भी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो सकें, ठीक है। ना कि आप लोग उसको फिर ढूंढते फिरेंगे गलती किस तरह हो गई। तो उन गलतियों को कंट्रोल करने के लिए फिर आप लोगों को ये जो टूल्स होते हैं, जिस तरह एक्सेल हो गया, ये आप लोगों को वो देते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक्सेस देते हैं, इस तरह की क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। तो रिक्वायरमेंट्स को आप अपना, पहली बात तो जब आपको प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं, जो अच्छी चीज होती है, जो अच्छी बात होती है वो ये होती है जी कि आप अपने कंपनी के वेब पेज के ऊपर उसका एक लिंक डाल देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी चेंजेस आती हैं उसके लिए एक बंदा रखा जाता है जो कि वो चेंजेस जो होती हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस करता जाता है वेबसाइट के ऊपर आप लोगों की, कि हम लोगों ने आपका प्रोजेक्ट कितना कंक्लूड कर लिया है, कितना रह गया है, ठीक है। तो वो अच्छी बात होती है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर बीइंग एज अ प्रोफेशनल कंपनी। तो आपकी वेबसाइट पे एक्सेसिबिलिटी इसी तरह मिल सकती है कि जो आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो अंडरगो है आप लोगों के पास, उसमें आप जो हैं वो उनकी कंपनी वालों को एक्सेस दें, जिसके थ्रू वो जो है कंपनीज में अपनी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट्स के गैदर की हैं उस इंफॉर्मेशन को वहां जाके देख सकें, और उनको पता हो कि जी हम लोगों ने कितना डेवलप कर लिया, काम अपना कितना रहता है हमारा काम, ठीक है। कहते हैं अनदर आर्गुमेंट, एक और चीज जिसे डिस्कस की जाती है फॉर अ गुड डॉक्यूमेंटेशन supportive of the project is that employee almost never share the same understanding of a subject matter. तो कहते जी लोगों में प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट मैटर जो भी जिसकी बात करें वो कभी प्रॉपरली शेयर नहीं करते। तो उसके लिए कहते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन जब की जाए तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है कि जी कि वो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म के उनको समझे और उनसे उनके बारे में पूछे ताकि वो उसको बताएं, क्योंकि अक्सर औकात लोग चीज़ों के बारे में भूल भी जाते हैं बताते हुए ना। तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप अगर उनसे बाद में भी कंसल्ट करना चाहो तो यू कैन कंसल्ट एंड यू कैन आस्क कीजिए फलां रिक्वायरमेंट के अंदर फलां चीज़ जो है वो किस तरह, तो वो फिर प्रॉब्ली आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये शेयरिंग जो है
जिसकी बात कर रहा है कि जी के अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के बारे में शेयर नहीं करते। बेसिकली शेयर ना करना मकसद डिलिबरेटली नहीं होता कि शेयर नहीं किया जा रहा, मे भी हो सकता है, लेकिन बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप उससे उसके बारे में उनसे पूछते हैं ताकि पता चल सके जी कि वो डिलिबरेटली बता रहे नहीं बताया उन्होंने या वो भूल गए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है हमारे पास 3 पर्सपेक्टिव्स में होती है। जिस तरह मैंने भी आपको 3 पर्सपेक्टिव बताए थे। एक डाटा प्रोस्पेक्ट होता है हमारे पास, एक फंक्शनल प्रोस्पेक्ट होता है हमारे पास, और एक बिहेवियर प्रोस्पेक्ट होता है हमारे पास। कि डाटा क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी, फंक्शन वगैरह लेट्स सपोज प्रोसेस क्या होगा, और उसका बिहेवियर क्या होगा। वो आपके सिस्टम को लॉक करेगा, उसके बाद क्या मतलब एक्सेस मिल सकता है आपको, इस तरह की चीजें। ठीक है। जिस तरह अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है जी लेट्स सपोज दिस बुक इज फॉर सेल। ठीक है। लेट्स सपोज बुक की कीमत लिखी होती है 100 रुपए। तो आप कहते हैं 100 रुपए तो सस्ती है, मैं खरीद लेता हूँ। तो आप खरीदने के लिए क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी कि आप लॉग इन करेंगे तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज नहीं खरीद सकते। तो ये बिहेवियर है। ठीक है। तो 3 डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में हम लोग डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लिखते हैं। In practice, natural language as well as conceptual models are used in this end. हम लोग यहाँ पे जहाँ पे natural language इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम लोग conceptual वो भी लिखते हैं, conceptual models भी बनाते हैं। और मॉडलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली वो डायग्राम्स या यूएमएल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यूएमएल अगर ना इस्तेमाल करें तो हमारे पास फ्लो डायग्राम्स होती हैं, ईआरडीज होती हैं। तो फ्लो होता है, ईआरडीज होती हैं, तो हम लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोगों को सजेस्ट यही किया जाता है, रिकमेंड ये किया जाता है कि आप लोग यूएमएल इस्तेमाल करें, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी यूएमएल्स क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं। The three prospective requirements. Requirements for a system can be documented in 3 different perspectives onto the development of the system to be developed. Data perspectives है। डेटा पर्सपेक्टिव में हमने पहले बात की बड़े डिटेल में, और हमने कहा जी कि डेटा पर्सपेक्टिव ये होता है कि डाटा जो है वो आप लोगों का नंबर्स हैं या आप लोगों के कैरेक्टर्स हैं, और उनकी क्या फ्लोट है, उनका क्या लेंथ हो सकती है उनकी। ठीक है। उसमें क्या फॉन्ट टाइप होगा, फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, तो फॉन्ट की हाइट कितनी होगी, इस तरह की इंफॉर्मेशन। सिमिलरली डाटा पर्सपेक्टिव में ये भी होता है कि जी कि वो डाटा सिंक कहाँ से हो रहा है, और क्या कहते हैं सोर्स कहाँ से आ रही है उसकी। फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में, जो वो चीजें जो मैनिपुलेट हो सकती हैं, जो मूव करती हैं, जो प्रोसेस को डिफाइन करती हैं। तो दिस पर्सपेक्टिव आल्सो डॉक्यूमेंट विद डाटा फ्लोज बैक इनटू सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें डाटा फ्लो डायग्राम्स हम लोग बना के दिखा देते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया जी कि हम लोग वैसे यूजुअली कोशिश ये की जाती है कि आप लोग जो है उसको यूएमएल के थ्रू डिफाइन करें। बिहेवियर प्रोस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो बिहेवियर्स मैंने इस समय आपको पहले बताया कि जी बिहेवियर वो बात है कि एक सिस्टम जो है वो जो प्रोसेस एम्बेड हुआ हुआ है इसके अंदर, वो उसके ऊपर क्या स्टेट होगी उसकी, और वो क्या बिहेवियर शो करेगा जब उसकी स्टेट चेंज की जाएगी, या जब उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो क्या उसके ऊपर कोई फर्दर वर्क रिक्वायर्ड है, जो उसने कोई बिहेवियर परफॉर्म करना है तो वो देखी जाती है। कंडीशन देखी जाती है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फलां चीज़ कंप्लीट हो जाए तो कंडीशन, तो फिर वो कोई ना कोई ट्रांजिशन होती है उसके अंदर, तो वो देखनी पड़ती है जी कि ट्रांजिशन है कि जिस तरह आप लोग जब लॉगिन और पासवर्ड डाल लेते हैं लॉगिन पेज पे, तो आप लॉगिन का बटन दबाते हैं, तो वो बटन जो होता है वो फिर वो क्या कहते हैं बिहेवियर चेंज करता है। हेल्पफुल होता है बताने में कि जी कि आपका जो है वो सिस्टम जो है वो लॉगिन कर पाया, या अगर बिहेवियर में आपके लॉगिन में प्रॉब्लम है, कोई गलती है, तो आपको बताते हैं जी कि आपका या तो पासवर्ड गलत है या आप लोगों का लॉगिन गलत है। ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो बिहेवियर प्रोस्पेक्ट लाता है।
तो रिक्वायरमेंट जो होती है वो नेचुरल लैंग्वेज में, जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं तो हमें उसमें बड़े मसले आते हैं। मसले ये आते हैं जी कि आप लोगों को समझ जो है अंग्रेजी की या उर्दू की, उसमें कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो वर्ड्स आप समझेंगे नहीं तो क्या होगा कि गलती हो सकती है समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि जी कि अगला बंदा क्या बोलना चाह रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नेचुरल लैंग्वेज में बहुत कॉमन है, कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, अगला बंदा कुछ और समझ रहा हो उसको, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर आ जाते हैं उसके ऊपर, अपनी मॉडलिंग के ऊपर। तो मॉडलिंग जो है वो फिर इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तस्वीर के थ्रू हम फ्लो वगैरह दिखा सकते हैं, डायग्राम बना के दिखाते हैं, तो फिर वो हमारे पास हेल्पफुल होता है बताने में कि एक डायग्राम दिखा दी जाती है और साथ में पैराग्राफ लिख दिया जाता है, तो आप पैराग्राफ पढ़ के डायग्राम देख के समझ सकते हैं जी कि ये क्या डिफाइन करना चाह रहा है। तो वैसे यूजली डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी दुनिया में की जाती है एजुकेशन एकेडमिक्स के ऊपर, उसमें भी यही चीज़ कोशिश की जाती है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ्स वगैरह के साथ तो एक डायग्राम बना के दिखाई जाए जो आपको समझा सके जी के प्रोसेस किस तरह फ्लो कर रहा है। तो कम्युनिकेशन में या डॉक्यूमेंटेशन में इट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट इन प्रैक्टिस। तो नेचुरल लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा हम लोग जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन जो है की जाती है, अंग्रेजी में की जाती है, उर्दू में कर लें आप। इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, प्रोज हैज़ अ स्ट्राइकिंग एडवांटेज। तो डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी एडवांटेज होती है जो लोगों को पता होता है। नो स्टेक होल्डर हैज़ टू लर्न अ न्यू नोटेशन, तो लाजमी अंग्रेजी आपको या उर्दू आपको आती है, आपको सीखनी नहीं पड़ती। इन एडिशन लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर मिसलेनियस पर्पसेस, उसके अलावा भी अगर आपने कोई चीज़ें बतानी हो तो आप मिसलेनियस कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के लिए नेशनल लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। द रिक्वायरमेंट इंजीनियर कैन यूज नेशनल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स लिखनी हो तो जी अंग्रेजी में लिख लें या उर्दू में लिख दें, एक ही बात है। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, डिसएडवांटेज क्या हमारे पास कि नेचुरल लैंग्वेज है, इसमें रिक्वायरमेंट्स को लिखने में एम्बिग्विटी आ सकती है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है कौन सी वैसे? हाँ हमारी नेशनल लैंग्वेज है कौन सी वैसे? हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। सब बास कहते हैं इंग्लिश है, बास कहते हैं उर्दू। इवन हमारी टेक्स्ट बुक जो है एफएससी में उनमें भी लिखा हुआ है इंग्लिश उर्दू दोनों है। हाँ असल में डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में जब भी आती है ना, जैसे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड नोटिफिकेशन आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं। सर, जब तक ये तजाद है इंग्लिश उर्दू का, तो बाज लोग तो इंग्लिश के रहते हैं, बाज लोग उर्दू के, तो उनको समझ नहीं आती बिल्कुल भी चीज़ों की। फिर उर्दू भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, हाँ वो एक लेकिन चीज़ पता है को नहीं क्या, कर पाते। बस आई बिलीव कि जो जिंदा कौमें होती है ना, जैसे वो अपनी नेशनल लैंग्वेज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सर अब हमारी जो है सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में है, मगर हमारी जो बोलने की आदत है वो ज़्यादा उर्दू में है, तो हम्म। हमें इनकी वर्डिंग वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आती। तो फिर हमारा जो पूरी होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कमांड, वो हमें हासिल नहीं होती इन चीज़ों पे सही तरह से। नहीं, दूसरी बात ये है कि अब हम लोग इंटरनेशनल देखा जाए तो हर वक्त तो हाथ फैला के बैठे होते हैं, तो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग को पाकिस्तान का सारा सिस्टम उर्दू में लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन के अंदर अंग्रेजी का बहुत ज्यादा पार्ट है, हमारी हर किताब अंग्रेजी में, ठीक यस है। सर। अब हम लोगों ने जो काम करना है वो इंटरनेशनल लेवल पे करना है, तो इंटरनेशनल लेवल में ज्यादा अंग्रेजी समझी जाती है, लिखी जाती है। इवन के जर्मन और फ्रेंच भी देख लो तो वो भी पेपर शेपर जब लिखते हैं, अपने रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो इंग्लिश में ही लिखते हैं चीज़ों को, ठीक है। बहुत कम होता है यस कि सर। वो फ्रेंच में लिखें, बहुत कम होता है कि वो जर्मन में लिखें। लेकिन उसमें भी ये होता है कि मेरे ख्याल में शायद उनकी कुछ पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको वो कहते हैं जी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके रखें, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो इंग्लिश को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। टर्निटिन की बात कर यस। लो, यस सर। अब टर्निटिन के ना अरबी तो नहीं आती ना, शायद आती है मेरे ख्याल में कि नहीं आती। तो मैं अगर टर्निटिन चाइनीज में थीसिस लेके बैठ जाऊँ, को अंग्रेजी चाइनीज का कोई थीसिस ले लूँ, उसमें पीएचडी कर सकता हूँ। मैं अरबी का कोई थीसिस उठा लूँ पीएचडी का, मैं उसमें पीएचडी उसको सर अंग्रेजी में जैसे ट्रांसलेट करके हमारे पीएचडी कर सब्जेक्ट सकता है, जैसे अरबिक आते हैं, इसी तरह हूँ। इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट में होना चाहिए था। ऐसे ना कि उसको नेशनल लैंग्वेज ही बना दें। सिखानी जरूर चाहिए, मगर उसको हर चीज में नहीं होना चाहिए। लाइक पता नहीं, वो थोड़ी सी मुश्किल। रेजिस्टेंस भी है और थोड़ी सी उसकी तरफ लोग हाँ भी करते हैं, समझ नहीं आती क्या चक्कर है। यस। या तो टोटल निगेट कर दो या तो टोटली हाँ कर दो।
वो ये भी उर्दू की सही तरह है निज़ाम में उर्दू